रात के 11 बज रहे थे। फोन बजा घर पे, मेरे फादर गए, उन्होंने फोन उठाया और मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, अगले आधे घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं। एक एम्बुलेंस आई, हम सबको उस एम्बुलेंस में भर दिया गया और हम निकल गए। और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रास्ते में हमने काफ़ी जगह देखा कि कभी कोई पेट्रोल पंप जल रहा है, तो कभी किसी का घर जल रहा है, तो कहीं रास्ते में आग लगी है, तो कहीं लोग भाग रहे हैं। सब एकदम मिसप्लेस हो चुके थे। जैसे ही मैं अपने स्कूल बस से उतरी हूँ, एक कदम भी मैंने नहीं रखा था कि मेरे सामने सिर्फ धूल और मिट्टी मुझे नजर आ रही थी। और मैं अपने ड्राइवर की तरफ मुड़ी और मैंने उनको पूछा, भैया मेरा घर कहाँ है? और भैया कहते, बेटा आपको जाकर देखना पड़ेगा आपका घर कहाँ है। मैंने सर्कस के टेंट बहुत देखे थे, लेकिन अब वो टेंट मेरा घर बन जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी पॉन कर दी और फिर हमारा एक घर था जो मैंने बनाया था, उसको भी मॉर्गेज कर दिया। और अगर ये काफी नहीं था तो क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले लिए 10 लाख। और फिर जब ये पैसे भी कम पड़े तब मैंने अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, पीपीएफ जिसे कहते हैं, वहां से भी पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। हेलो, उठा लिया फोन और यहाँ मेरी सास बोल रही है कि हे भगवान, कैसे बोलूं कि मैं क्या कांड कर चुकी हूँ। हेलो पापा, हाँ बोलो, क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया? इतनी जल्दी हो गया? अरे क्या बात है, बताओ। हेलो हेलो पापा, मैंने ना उनको मना कर दिया और मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रही हूँ कल। हेलो पापा, हेलो, आप हो वहाँ पे? और मेरे पापा हो गए थे गुस्से से लाल। तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। योर लाइफ इज फिनिश्ड। FINISHED, फिनिश्ड। बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता है कि फेलियर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर नहीं, कंफर्ट हमारी जिंदगी खराब करती है। 12 साल की उम्र में मेरा घर कोलैप्स हो गया और फिर उसके कुछ सालों के बाद मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई, एक बहुत ही हेक्टिक वर्क शेड्यूल के बाद। लेकिन इन सब के परे जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा लेसन जो सिखाया है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी का सबसे गलत चीज एक हो सकता है तो वो ये है कि आप मीडियोकर जिंदगी जिए। साल 2001 की बात है, 26 जनवरी। मैं सिर्फ 12 साल की थी और हम स्कूल में गए थे जब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। मुझे आज भी याद है, हमने वो शॉर्ट्स पहने हुए थे, वाइट कलर के शॉर्ट्स इन वाइट कलर की टी शर्ट्स, रचना स्कूल लिखा हुआ था। और 100 मीटर रेस में मैं पार्ट ले रही थी। रेस में तो खैर मैं जीत गई, लेकिन रेस के बाद जब हम पोडियम पर चढ़े फर्स्ट प्राइज लेने के लिए, अचानक से ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है। 12 साल की उम्र में आपको कहाँ ही समझ में आता है कि क्या हो रहा है। सडनली सब लोग भागने लगे यहाँ वहां और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर हमारी क्लास टीचर आती है और कहती है कि आप सबको जो है अभी के अभी यहाँ से निकलना है, आपके स्कूल बसेस आ गए हैं और आपको अपने अपने घर पे छोड़ देंगे। like, लेकिन मेरा प्राइज मुझे मिला नहीं अब तक मिस। अगले 10 मिनट के अंदर हम सब अपने अपने येलो कलर की स्कूल बसेस, अगर आपको याद हो, शायद आज भी वैसे ही होते हैं, हम उन बसेस में भागकर बैठ गए और आधे घंटे के अंदर चांदखेड़ा, जहां पर कि हम रहते थे अहमदाबाद में, वहां हम लोग चले गए। और जैसे ही मैं अपने स्कूल बस से उतरी हूं, एक कदम भी मैंने नहीं रखा था कि मेरे सामने सिर्फ धूल और मिट्टी मुझे नजर आ रही थी। और मैं अपने ड्राइवर की तरफ मुड़ी और मैंने उनको पूछा, भैया मेरा घर कहाँ है? और भैया कहते,
बेटा आपको जाकर देखना पड़ेगा आपका घर कहाँ है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा घर गायब कैसे हो गया। और मुझे सिर्फ एक चीज दिखा, खामोशी। वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ पत्थर और धूल और मिट्टी। और ऐसा लगा कि सारे के सारे बिल्डिंग्स जो हैं, एक वो जो पैक ऑफ कार्ड्स नहीं होते हैं, जैसे आप जब ताश के घर बनाते हैं और अगर किसी ने आके सडनली उसको गिरा दिया, ऐसा लगा कि सारे घर जो है ताश के पत्तों की तरह गिर गए और कुछ रहा ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी, मैं 12 साल की और वो 6 साल की, और उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा, दीदी पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। और लगभग 1 घंटे उनको ढूंढने के बाद पता चला कि हमारे कॉम्प्लेक्स के सारे अपार्टमेंट्स उस अर्थक्वेक में गिर गए थे और बहुत लोगों की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई थी। 12 साल की उम्र में आपको क्या समझ आएगा मौत के बारे में। पर शायद मैं कुछ उन प्रिविलेज लोगों में से थी जिनके पेरेंट्स सर्वाइव कर चुके थे, क्योंकि वो बिल्डिंग कोलैप्स होने के बस 30 सेकंड पहले भागकर आ गए थे बाहर। खैर, जिंदगी के अगले 6 महीने हमने एक रिहैबिलिटेशन कैंप में गुजारे। मैंने सर्कस के टेंट बहुत देखे थे, लेकिन अब वो टेंट मेरा घर बन जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। उस टेंट के अंदर एक चारपाई बिछाई होती थी, क्योंकि हमारे घर में हम 4 लोग थे, पापा मम्मी मैं और मेरी छोटी बहन। तो 2 चारपाइयाँ थी और हम दोनों जो है, मैं और मेरी बहन, उसमें किसी तरह से हक करके सो जाते थे। और जनवरी फरवरी का महीना था तो ठंड तो ऑब्वियसली पड़ती थी, तो ब्लैंकेट्स थोड़े कम होते थे लेकिन हम मैनेज कर लेते थे। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि आप जो वो अचार बनाते थे, आम का अचार, वो नहीं मिलेगा क्या? और मेरी मम्मी ने बहुत ही प्यार से जो है स्माइल करा और मुझे बोला कि ये ना जिंदगी हमारा टेस्ट ले रही है, तो आप जो है अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, इन्हीं चीजों के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा जब तक कि हमारा नया घर नहीं बन जाता है। तो अभी हम इस गेम में हैं और इस चीज के साथ हम एंजॉय करेंगे। शायद ही तब मुझे ये समझ आता कि वो गेम मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी सीख देकर जाएगी। इन 6 महीनों के बाद फाइनली हमें एक फ्लैट मिल गया था जहाँ पे कि हम शिफ्ट कर दिए गए थे। और धीरे धीरे जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम वापस से बिजी होने लगे। और फिर अगले साल 2002 फरवरी का महीना था, 28 फरवरी, 1 मार्च से हमारे फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। और फर्स्ट एग्जाम सोशल स्टडीज का था, एसएसटी बोलते थे जिससे उस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बैठ के। और अचानक से खबर आती है, गोधरा नामक एक शहर में ट्रेन में कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया है। और इसका जो है एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, उस पर भी पड़ा है। मुझे आज भी याद है, रात के 11 बज रहे थे, फोन बजा घर पे और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। और फोन बजते ही मेरे फादर गए, उन्होंने फोन उठाया और मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, अगले आधे घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं। अगले आधे घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं? कहाँ निकल रहे हैं? एग्जाम तो कल है, अभी क्यों जाना है? मुझे नहीं पढ़ना है सिविक्स। ये थी मेरी अंदर की मनोदशा। और फिर मेरी मम्मी आती है और कहती है, शारमिन हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर जो कपड़े मिल सकते हैं उठाओ और निकलना है हमें। क्या? क्या मतलब निकलना है? कहाँ निकलना है मम्मी? क्या बोल रहे हो यार?
मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मुझे इतना ही याद है कि एक एम्बुलेंस आई, हम सबको उस एम्बुलेंस में भर दिया गया और हम निकल गए। और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक चीज जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो ये कि हम गांधीनगर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने बोल दिया था कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑल्दो, लेकिन रास्ते में हमने काफी जगह देखा कि कभी कोई पेट्रोल पंप जल रहा है, तो कभी किसी का घर जल रहा है, तो कहीं रास्ते में आग लगी है, तो कहीं लोग भाग रहे हैं। सब एकदम मिसप्लेस हो चुके थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। लेकिन मुझे वो आग बहुत अच्छे से याद है। और फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट में हमारे साथ जो इतने सारे पुलिस अफसर थे, उन लोगों ने हमें गाड़ी से निकाला, एम्बुलेंस से निकाला और कहा कि ये रही आपकी जयपुर की टिकट, आप निकलिए और भागिए। जयपुर की टिकट, हम जयपुर क्यों जा रहे हैं पापा? ये था मेरा सवाल। बेटा हम देख लेंगे, अभी ना सवाल नहीं करते, अभी बस हमको निकलना है। और फिर हम वहां से निकल गए। साल 2002 फिर से। अब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था असम में। पहले के कुछ 6-8 महीने तो फिर से बहुत अच्छे ही रहे, क्योंकि नई जगह, नया स्टेट, नए दोस्त और बहुत ही बेहतरीन व्यू। लेकिन उसके बाद अचानक से एक दिन फिर वही फोन, और मेरे फादर ने फिर से फोन उठाया रात के 11 बजे। हेलो, जी सर बोलिए। ओके ओके, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। कहाँ जा रहे हो आप? रात के 11 बज रहे हैं। और ऑब्वियसली एक रायट्स के बाद जो एक दिमाग में मेरे, जब भी रात को फोन घंटी बजती थी, मेरे दिमाग में एक वो ख्याल आता था कि फिर कहीं उठ के भागना ना पड़े। मैं अपने बेडरूम से भागकर अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गई और उनसे पूछा, क्या हम फिर से भाग रहे हैं? क्या फिर से वो एम्बुलेंस आ रही है? क्या हमें फिर से पैक करना पड़ेगा? खैर, मेरे फादर फिर अपने ऑफिस गए और वहां पे कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, और वापस आकर लगभग 1 बजे उन्होंने कहा कि असम में इस वक्त उल्फा इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है और उसके वजह से जो है हमें काफी थ्रेट्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट ये मिला है कि उन लोगों ने मुझे स्कूल जाते हुए देख लिया था। कुछ लोगों ने जो है पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे मेरे, और मेरे फादर को थ्रेट्स आ गए थे कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपकी बेटी को जो है हम किडनैप कर लेंगे। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर से, ये जिंदगी मेरे पीछे क्यों पड़ी है भाई? मैंने ऐसा क्या किया है? पहले अर्थक्वेक, फिर रायट्स, और अब ये इंसर्जेंसी, ये क्या होता है? 13 साल की उम्र में आपको कहाँ समझ आता है कि जिंदगी आपके साथ क्यों ये खेल खेल रही है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा यार? खैर, जिंदगी 9th और 10th किसी तरह से वहां पे गुजारने के बाद मेरे फादर ने मुझे भेज दिया दिल्ली। शुरू में तो समझ नहीं आया कि क्यों हम घर से बाहर ऐसे आ गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे वक्त के साथ समझ आया कि अब शायद अपने पेरेंट्स के साथ रहना सेफ नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपने से दूर रखने के लिए इस स्कूल में एज अ हॉस्टलाइट भेज दिया था। 12 जुलाई 2010 मैं एक फ्लाइट में बैठकर पहली बार पहुंच गई थी शिकागो, अमेरिका में। वहां पर मैं गई ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी, जो शायद हम सब के लिए और किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक सपना हो, जो सपना मुझे एक प्लेटर में परोसा गया था। और मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। मेरे फादर ने तो अपने दोस्तों को फोन करके बोल भी दिया था, मेरी बेटी तो अब इस कंपनी में जा रही है।
लेकिन शायद ही उनको ये मालूम था कि आगे ज़िंदगी में उनको मैं कितना बड़ा झटका मारने वाली थी। इमेजिन कीजिए, शिकागो के शहर में जुलाई का महीना, बहुत ही गर्मी का वक़्त है, करीब 35 डिग्री चल रहे हैं और मैं सुबह को उठकर 15 जुलाई रेडी होकर इस ऑफ़िस में जॉइन करने के लिए जा रही हूँ। अब जैसे ही मैं दरवाज़े से अंदर गई हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि सबसे पहले मुझे ये देखने को मिलेगा। करीब 300 लोग लाइन में खड़े हैं और शायद मैं 301 नंबर पर। और वहां आगे जो है, नंबर 1 पे जो खड़े हैं, उनका वैलिडेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद उनको अंदर जाने देंगे। मैं जैसे ही अंदर गई हूं, वैसे ही पीछे मुड़ के वापस आ गई हूं कि मुझे इस डब्बे में नहीं लगना है भगवान, ये मुझे नहीं चाहिए। और फिर निकल के सबसे पहले मैंने मेरे फादर को फोन किया। क्या कभी भी आपने अपने पेरेंट्स का, खासकर अपने फादर का ब्लड प्रेशर जो है राइज होते हुए देखा है? 80, 100, 120, 150, 200 मैंने देखा है, लिटरली। घंटी बज रही है, अभी उठाएंगे, अभी उठाएंगे, घंटी बज रही है। क्या मैं फोन रख दूं? बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे, बहुत चिल्लाएंगे। और मुझे मेरे पापा से बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हेलो, उठा लिया फोन और यहाँ मेरी सास बोल रही है कि हे भगवान, कैसे बोलूं कि मैं क्या कांड कर चुकी हूँ। हेलो पापा, अम, हाँ बोलो, क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया? इतनी इतनी जल्दी हो गया? अरे क्या बात है, बताओ। हेलो, हेलो। अम, पापा, मैंने ना उनको मना कर दिया और मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रही हूँ कल। हेलो पापा, हेलो, आप हो वहां पे? और मेरी सास बोल रही है कि भाई अब तो पड़ेगा मुझे डंडा। क्या बोल रही हो तुम? तुमने एक फॉर्च्यून 500 कंपनी को मना कर दिया, अब मैं झुंझुनवाला को क्या बोलूंगा? झुंझुनवाला कौन? अरे मेरा दोस्त झुंझुनवाला, हमारे नेबर, उनके बेटे आर्यन ने एप्पल ज्वाइन किया है 6 महीने पहले और अब वो एप्पल का सीईओ बनने वाला है अगले 20 सालों में। और तुम क्या करोगे? शिकागो में डीप डिश पिज्जा बेचोगे? व्हाट? और मेरे पापा हो गए थे गुस्से से लाल। पापा मेरी बात तो सुन लो, मैं ना कल फ्लाइट में जब आ रही थी तो मुझे एक ये फाउंडर मिल गए थे। ठीक है, कौन फाउंडर? ये फाउंडर क्या होता है? क्या फाउंड कर रहे हैं वो? अरे पूरी बात तो सुन लो यार। मुझे एक फाउंडर मिल गए थे जिन्होंने ना मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है जो कि ना मतलब डेटा साइंस के फील्ड में है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। नई है लेकिन मैं उनके इनिशियल एम्प्लॉयज में से होंगी और वो चाहते हैं कि मैं उनको ज्वाइन करूं सेल्स में। क्या? अब तुम सॉफ्टवेयर बेचोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। योर लाइफ इज फिनिश्ड। FINISHED, फिनिश्ड। हाँ पापा, मैं समोसे बेच लूंगी लेकिन मुझे ना अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, अब मैं रख रही हूँ, बाय। ओह, अब मुझे बात नहीं करनी। और मैं घर भाग गई। और फिर मैंने इस फाउंडर को फोन घुमाया और मैंने उनको बोला कि मैं कल आ रही हूँ और हम बैठते हैं, बात करते हैं और मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं गई। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि ये एक डिसीजन मेरी जिंदगी का, कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी जो कि सबका सपना होता है, उसको ना करके एक स्टार्टअप, जिसका फ्रैंकली मुझे तब मतलब भी नहीं पता था, एक स्टार्टअप को ज्वाइन करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे सही डिसीजन हो जाएगा। पहले दिन जब मैं गई, फर्स्ट एम्प्लॉई फाउंडर, सेकंड एम्प्लॉई उनकी वाइफ, तीसरी एम्प्लॉई योर्स ट्रूली।
एक छोटा-सा घर, उसका गैराज, वो था उनका ऑफ़िस। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? किसी के गैराज में? ख़ैर, पहली चीज़, उन्होंने मुझे समझाया थोड़ा बहुत काम के बारे में, सॉफ्टवेयर जो बना रहे थे वो लोग और जिन क्लाइंट्स को बेच रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा, बाय हुक और बाय क्रूक, तुमको जाकर ये सारी कंपनीज़ को एज़ क्लाइंट्स एक्वायर करना है। एक्वायर का मतलब क्या होता है? 22 साल की उम्र में मुझे बोला गया था फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को लाना है एज़ क्लाइंट्स, और ये मुझे बहुत ही फ़नी लग रहा था सुनकर। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो यार? मुझे नहीं आता ये सब कुछ। ख़ैर, उसके बाद एक के बाद एक काफ़ी कुछ सीखा मैंने उस कंपनी में, और अगले 5 सालों में उस कंपनी का एआरआर, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जिसका पहले शायद मुझे मतलब भी नहीं पता था, 300 मिलियन के ऊपर पहुंच चुकी थी। और इन सब के बीच में मेरा योगदान काफ़ी सारा था। 5 साल के बाद मैंने इन फाउंडर को जाकर एक दिन बोला कि सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। लेकिन अब वक्त है कि मैं अपनी जर्नी खुद करूं। और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपनी खुद की कंपनी चला पाऊंगी। और फिर आगे जाकर मैंने 3 कंपनीज लॉन्च किए एक के बाद एक। उस टाइम पे 2014 की बात है, उस टाइम पे इतने विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, और स्टार्टअप का कल्चर भी जो है इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना कि आज है। तो इन्वेस्टर्स भी ऑब्वियसली उतने नहीं थे। अब मेरी कुछ ज्वेलरी थी, गोल्ड की ज्वेलरी, जो ओवर द इयर्स मैंने कलेक्ट करी थी। मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी पॉन कर दी, और उसमें से जो पैसे आए उसको डाल दिए अपने स्टार्टअप के फंड में। और फिर हमारा एक घर था जो मैंने बनाया था, उसको भी मॉर्गेज कर दिया, और वहां से जो पैसे आए डाल दिए सैलरीज में। और अगर ये काफी नहीं था तो क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले लिए 10 लाख, और उसको भी डाल दिए अपने स्टार्टअप के सैलरीज में, क्योंकि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज थे और उनको अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। और फिर जब ये पैसे भी कम पड़े, तब मैंने अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, पीपीएफ जिसे कहते हैं, वहां से भी पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और इस वक्त मेरी जिंदगी में वापस आ गए मेरे पिताजी और उनके सजेशंस कि भाई, सब कुछ तो बेच दिया, कम से कम पीपीएफ तो छोड़ दे मेरी माँ। खैर, मैंने उनकी एक ना सुनी हमेशा की तरह, और मैंने पीपीएफ से भी पैसे निकाल लिए। अब ये अच्छा था कि गलत, वो तो समय तय करता, लेकिन मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे सही लगा अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। और फिर धीरे धीरे फंड रेजिंग भी कर ली मैंने, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हो गए, कंटेंट में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, और सेल्स में, एडवर्टाइजिंग में। और धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई, स्टार्टअप बनाना और स्टार्टअप में काम करना दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। हम एक्वायर हो गए, और एक 8 फिगर एग्जिट हो गया था हमारा। और इस चीज़ के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था खुद पर कि आगे ज़िंदगी में जो भी हो, भाई सर्वाइव तो मैं कर जाऊँगी, डूबने तो मैं वाली नहीं हूँ। और हाँ, मेरे फादर को भी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आ गई थी, और शायद स्टार्टअप वर्ड का मतलब समझ आ गया था कि भाई, आप स्टार्ट करते हैं। और उनका एक सवाल हमेशा से कि कोई आपकी कंपनी में फंडिंग क्यों देगा आपको? क्या समझाएँ, बट एनीवे मेरे सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद ये जर्नी थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। अब तक मुझे ये समझ आ गया था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी कभी भी सेम नहीं रहने वाली है। उस रात को हमारे घर पे बहुत बड़ी पार्टी थी। मेरे फ्रेंड्स आए थे, मेरा को-फाउंडर ऑब्वियसली था वहाँ पे, और बहुत सारे एम्प्लॉइज़, इन्वेस्टर्स सब आए थे। और उसके बाद जब वो गए, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ़ ये याद है कि सुबह के 6 बज रहे थे, और मेरी आँख जब खुली
तो मैं एक हॉस्पिटल के आईसीयू में थी। मैं लेटी हुई थी और जब मैंने विंडो से बाहर देखा, तो मुझे सैन फ्रांसिस्को का स्काईलाइन या फेसबुक का ऑफिस नहीं दिखा। मुझे दिखा कि वहां पर एक कर्टेन लगा हुआ है और बस धूप आ रही है। मेरे घर से जो मुझे दिखता था, वो नज़ारा बिल्कुल अलग था। और मैंने सुना कि कुछ बीप बीप की आवाज आ रही है और सडनली दरवाजा खुलता है और वहां से एक डॉक्टर चले आ रहे हैं, एक वाइट कोट में, और वो इंडियन थे। और जब मैंने ध्यान से देखा तो उनके कोट पर डॉक्टर पटेल लिखा हुआ था और मैं खुश हो गई। अरे, इंडियन गुज्जू भाई, क्या बात है यहाँ पर। और वो डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कुछ तो फाइल निकाली और चार्ट्स देखकर मुझसे पूछा, शारमिन आपकी एज कितनी है? मैंने कहा 32 साल। हम्म, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि कल रात को आप अपने घर पे कोलैप्स कर गए। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो गया था और अगर इस तरह से ही चलता रहा, आई एम सॉरी टू से, कि आपके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त फिर रहेगा नहीं। क्या? मैं कोलैप्स कर गई? ऐसे कैसे हो गया? नो 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 नो, मैं तो बहुत फिट हूं, ऐसे कैसे? आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं शर्मिन, कि अगर ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो आपके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त बचेगा नहीं। ये एक वेकअप कॉल है जो आपके बॉडी ने आपको दिया है कि अभी से आपको रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है। पिछले दिन आप कितने घंटे सोए थे? एक हफ्ते पहले आई थिंक मैं कुछ 3-4 घंटे सोई थी। कल रात को तो पार्टी चल रही थी, उसके पहले बहुत सारे मीटिंग्स थे, बहुत सारा काम था। आप एक हफ्ते से सोए नहीं हैं? काम था डॉक्टर। नो वंडर आपकी ये हालत है। आपके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और अभी के अभी मैं आपको 100% बेड रेस्ट रेकमेंड कर रहा हूं। ये बोलकर वो चले गए। हम्म, और उसके बाद जिंदगी बिल्कुल सेम नहीं रही। 200 मिलियन फंडिंग और मेरी बॉडी कोलैप्स, इन दोनों के बीच में रेस्ट जो मैंने कभी लिया ही नहीं। 3-4 घंटों की नींद भी शायद मुश्किल से कभी कभी नसीब होती थी, क्योंकि हमारे कुछ 800 के ऊपर एम्प्लॉयज थे। 10,000 एम्प्लॉयज को जॉब्स दे चुकी थी मैं पिछले कुछ सालों में और मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। लेकिन खैर, मुश्किल समय में आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो मैंने भी लिया और खुद को फोर्स किया एक एग्जिट लेने पर, और फिर चली गई 1 साल के लिए आराम करने। अगले 1 साल तक मैंने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझा, क्योंकि उसके पहले लगभग 9 साल मैं सिर्फ काम 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 पर ही ध्यान दे रही थी और अपने ऊपर बिल्कुल नहीं। योगा, मेडिटेशन, पिलाटीज, इन सब चीज़ों से मुझे तब समझ आया कि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अर्थक्वेक, रायट्स, फिर इंसर्जेंसी और इतने सारे स्टार्टअप्स चलाने के बाद जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर मेरी प्रोफेशनल लाइफ या सोसाइटी या कोई और नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में मिलेगा। सेपरेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल सेपरेशन नहीं, लेकिन जब आप इमोशनली, मेंटली किसी से सेपरेट होते हैं, उसका जो दर्द होता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक फीलिंग है वो। उस अकेलेपन में आप रो रहे हैं, आप कोस रहे हैं खुद को कि क्या मैं कुछ सही कर सकती थी? क्या मैं इस शादी को बचा सकती थी? क्या मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए था, तो शायद ये नहीं होता? कि क्या हम कुछ और कर सकते थे? कि शायद कुछ हो जाए और ये शादी बच जाए?
रोज अपने आप को कोसती थी मैं। और अगले 6 महीने तक, अक्टूबर 2024 तक, मैं कोशिश करती रही इस शादी को बचाने की। लेकिन शायद जिंदगी के में ये नहीं होना था, सो नहीं हुआ। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ डायग्नोज हो चुकी थी तब तक, और कुछ मेडिसिन्स मैंने ट्राई किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुमको पेरू जाना चाहिए, काफ़ी एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होता है। कुस्को से माचू पिचू का 44 किलोमीटर का ट्रैक होता है, आप करिए और आपको ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ समझ आएगा। और मैंने वो किया। उस पहाड़ के सामने खड़े होकर चिल्लाकर मैंने उस पहाड़ से एक बात बोली, क्यों क्यों मेरी जिंदगी में तुम मुझे इतना दर्द दिए जा रहे हो भगवान, एक के बाद एक के बाद एक, और कितना झेलूं, और कितनी हिम्मत है मुझ में, अब बस करो। और उस वक्त कुछ ऐसी फीलिंग आई कि शायद वो पहाड़ मुझसे वापस बात कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद इससे बहुत बड़ा है। इस जिंदगी में इतने बड़े चैलेंजेस, इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। गरीबी, पोल्यूशन, क्लाइमेट को रिलेटेड चेंजेस, और दुनिया में जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेररिज्म हो या कुछ भी हो, ये तुम्हारे अपने प्रॉब्लम से बढ़कर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसा करो कि उन पर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। अपने चैलेंजेस को, अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर उनके बारे में सोचो। रास्ते का एक लावारिस कुत्ता, तुम्हारी जिंदगी उससे बदतर तो नहीं हो सकती है। तो भले ही तुम अकेले हो और तुम्हारी शादी नहीं चली फॉर वट एवर रीजन, लेकिन तुम उस कुत्ते की तरह अबैंडन नहीं हो। उसका कोई नहीं है, तुम्हारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बहन है, दोस्त है। तुम अपनी लाइफ वापस सुंदर बना सकते हो। मुझे ये समझ आया, एक अर्थक्वेक हो, रायट्स हो, या इंसर्जेंसी हो, या कंपनीज का टेंशन हो, या फिर उसके बाद एक डिवोर्स हो, कि फेलियर, केओस, हार्ट ब्रेक ये गलत नहीं है। जिंदगी में फेल होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी जी है, कोशिश की है, और उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ का एम्बिशन क्या है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मीडियोक्रिटी इज द ओनली सिन। और कुछ भी कीजिए, लेकिन मीडियोक्र जिंदगी मत जिए। I'd like to say thank you so much जोश टॉक्स, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पर कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई और एक मैसेज दिया।